देखो क्या होता है, टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक में बहुकेंद्रीय बंधन। ठीक, होता क्या है, देखो जो आपके पास में बोरोन वाली फैमिली दिख रही है, ठीक है, तो बोरोन वाली फैमिली जो होती है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। देखो चलो मैं बताता हूं, जैसे मान लो मेरे पास में बोरोन है, ठीक है, इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस सेल में, 3। अब ये तो पता होगा कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो यदि बोरोन हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे भाई। भाई दो तो एक बोरोन देगा, एक हाइड्रोजन, एक बोरोन एक हाइड्रोजन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्या कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट, अष्टक कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे मैंने लिखा कार्बन, जैसे मैंने लिखा कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास में, 8। तो इसका अष्टक कंप्लीट है ना, ठीक है। तो इस वाली बोरोन वाली जो फैमिली है, जैसे एल्यूमिनियम भी बना सकता है, बोरोन भी बना सकता है, वो क्या करता है, एक से ज्यादा क्या बनाता है, सेंटर का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है, एक से ज्यादा सेंटर का निर्माण करता है, ठीक है। उनको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड। जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है, डाइबोरेन, ठीक है, डेफिनेशन तो विशेष प्रकार का बंध बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, बहुकेंद्रीय बंध बोलते हैं, ठीक है। विशेष प्रकार का मतलब ये होगा, जैसे आपने डाइबोरेन में पढ़ा था ना अपन ने, डाइबोरेन में, डाइबोरेन में सेंटर जो पाया जाता है, देखो उसको समझते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे डाइबोरेन ये तो आपको पढ़ाई रखा है, बस ओनली समझाना आपको। तो मेरे पास में B2H6, अब देखो ध्यान से समझना, नहीं आए तो अभी बता देना मेरे को कि क्या है, मेरे को B2H6 है, ठीक। सबसे पहले बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 1s2 2s2 और 2p1। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या आती है इसकी ग्राउंड स्टेट, लिख दो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2s लोगे, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में कितना है, 1, तो ऐसे कैसे लिख दिया। अब एक्साइटेड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर किस में चला जाता है, पी में चला जाता है, किस में चला जाता है, पी में, ठीक है। अब देखो इसमें आपको संकरण क्या लगेगा, 1 2 3 क्या लग रहा है, sp2 लग रहा है वैसे, ठीक है, परंतु इसमें वैकेंट ऑर्बिटल जो एक खाली कक्षक है ये भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3। अब ये कैसे पार्टिसिपेट करता है इसको समझते हैं। सबसे पहले बोरोन, ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, B2H6, क्या पढ़ रहे हैं, B2H6, ठीक। तो बोरोन, बोरोन पे हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2 बोरोनों पे 6 जुड़े हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको। तो एक बोरोन इलेक्ट्रॉन देगा और एक कौन देगा, हाइड्रोजन, समझ गए, ये बन गया बॉन्ड।
ठीक, सिग्मा। एक कौन देगा, बोरोन, और एक देगा हाइड्रोजन, ये बन गया सिग्मा। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा बोरोन है, ठीक, और दूसरा बोरोन में भी सेम कंडीशन होगी। एक आपके पास में टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं इनको, एक हाइड्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन और एक बोरोन। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक और बना सकता है बॉन्ड। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, बोरोन, और एक क्या देगा, हाइड्रोजन। अब ये दूसरा जो बोरोन है ना, ये क्या कर रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। यहां पे ये वैकेंट ऑर्बिटल भी यहां पे क्या कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, या बोले तो सेतु बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, बोरोन के पास में 4 ऑर्बिटल है, एक तो 2s का और 3 किसके हैं, p के। तो देखो अब 1 2 3 पार्टिसिपेट हो गए, प्रत्येक बोरोन के पास कितने हैं, 4। तो एक और बचा इसके पास में। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन, और एक बॉन्डिंग ये बना लेगा। ठीक है, अब ये तो हाइड्रोजन आ गया, और इधर क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से समझो, इधर देखो, इधर इस वाली स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन है, इसके पास में 6, बोरोन कितने हैं, 2। एक हाइड्रोजन जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ गया, तीसरा हाइड्रोजन जुड़ गया, एक क्या बच गया, खाली। खाली बच गया, तो खाली किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ब्रीजिंग में। देखो ब्रीजिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तीसरा हाइड्रोजन जुड़ गया, एक क्या बच गया, खाली। इधर चलो, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, जहां 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए ये एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, एक क्या बच गया इसके पास में, खाली। तो देखो ये जो दिख रहा है मैं यहाँ पे, एक तो ये है खाली और एक ये खाली। प्रत्येक बोरोन के पास, दोनों के पास एक एक खाली है ना, ये किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ब्रिजिंग में पार्टिसिपेट, सेतु बंध बनाने में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, सेतु बंध बनाने में। अब देखो समझ गए बात, ठीक। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, ये कैसे आया, ये क्यों नहीं आया। ठीक है भाई, अपने पास में बोरोन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन में गया, एक हाइड्रोजन में गया, तीसरा भी हाइड्रोजन में गया, एक इसके पास क्या बच गया, खाली। और ये किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ब्रिजिंग में। इसमें भी एक खाली है, वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ब्रिजिंग में। इसी को क्या बोलते हैं अपन, सेतु बंध बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सेतु बंध, ब्रिजिंग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्रिजिंग बोलते हैं। अब देखो इनको क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनल हाइड्रोजन। इनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। अब अपने को ये देखना है यहाँ पे कि हमारे पास में कितने सेंटर और कितने इलेक्ट्रॉन। अब देखो सेंटर देखो, एक बोरोन, एक हाइड्रोजन और एक बोरोन। ऐसे गोला पूरा नहीं लेना, ब्रिजिंग का मतलब एक ही होता है, नीचे से थोड़ी लेना है अपने को। ठीक है, ब्रिजिंग अपने को देखनी है, ये चाहिए नीचे वाली देख लीजिए, ऊपर वाली। तो एक बोरोन, एक हाइड्रोजन और एक बोरोन। सेंटर कितने जुड़े हैं, 3। एटम कितने दिख रहे हैं आपको, 3। और इन एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। भाई ये तो खाली है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो क्या बोलोगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। समझ में आई बात, तो दिक्कत, ठीक। और टर्मिनल जो है, टर्मिनल में किस टाइप की बॉन्डिंग है, एक बोरोन है, एक हाइड्रोजन।
तो देखो सेंटर कितने हो गए, एक बोरॉन एक हाइड्रोजन, कितने सेंटर हो गए, 2। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। तो आप क्या कहोगे, टू सेंटर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। ओके ठीक है। आप ऐसे देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, इसको बनाना बॉन्ड या कदली बॉन्ड बोलते हैं अपन, बनाना बॉन्ड या कदली बॉन्ड भी बोलते हैं। देखो ये भरे हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें भी 2 और इसमें भी 2। ये तो खाली दिख रहे हैं ना, ये प्रत्येक बोरॉन के पास में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है ये, वैकेंट और खाली ऑर्बिटल है। ये किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्रिजिंग। समझ गए, कोई दिक्कत, अब इस टॉपिक में कोई दिक्कत है क्या, दोबारा बताना है, यदि नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हो। समझ गए, ठीक है। इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। या तो हाइड्रोजन दिख रहा है ना ब्रिजिंग में, ये भी हाइड्रोजन है ब्रिजिंग में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में डाइबोरेन। देखो नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट अपने पास में है अब देखो नेक्स्ट मैथिल लिथियम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो अब इसको थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान से समझना, ठीक। 4 तो लिथियम है और 4 ही क्या है, कार्बन। कितने, 4 कार्बन है और 4 लिथियम, ठीक। अब हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वैलेंस सेल में, अरे इतना सोच क्यों रहे हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 1s2, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। तो पी तो खाली है इसके पास में, पी क्या है, खाली। तो लिथियम के संयोजकता कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। समझ गए इतनी बात। फिर उसके बाद में कार्बन की उत्तेजित अवस्था, यानी कि वैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, 1s2 2s2 2p कितना होता है, 2p2, 1 बोला किसी ने, ठीक है। अब देखो उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है कि s का इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, p में। तो देखो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और p में कितना है, 3, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि हमारे पास में कितना, 4 तो इसमें क्या है, कार्बन, और 4 क्या है इसमें, लिथियम, ठीक है। अब क्या होगा कि कार्बन पे ये है स्ट्रक्चर, CH3Li 4 है। तो देखो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, ध्यान से समझना, कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4, और लिथियम की संख्या भी कितनी है, 4।
लिथियम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल थे ना, इधर देखो, वो कह रहे कि लिथियम का sp2 संकरण है और इसका क्या है sp3। इसका मतलब लिथियम के दो वैकेंट ऑर्बिटल ब्रिजिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। किस में पार्टिसिपेट करेंगे? ब्रिजिंग में। ठीक है, कितने? दो। प्रत्येक लिथियम के कितने? दो। चार लिथियम है तो चारों के कितने पार्टिसिपेट करेंगे? दो दो। समझ गए बात? क्लियर? अब देखो, पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन भी काउंट करवा देता हूं। एक, दो, तीन, चार। तो देखो, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन जुड़ गया और एक हाइड्रोजन जुड़ गया। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से क्या जुड़ गए? हाइड्रोजन। ठीक है, अब तुम्हें दिखा भी देता हूं। देखो, दो, एक कौन देगा इलेक्ट्रॉन? कार्बन। एक कौन देगा? हाइड्रोजन। एक कौन देगा? कार्बन। और एक हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो चुके? 3 हो गए कार्बन के। ठीक है, अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि लिथियम के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? कितने वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? दो। देखो, एक इलेक्ट्रॉन बचा ना कार्बन के पास में, एक इलेक्ट्रॉन बचा। अरे चार थे, 3 तो हो गए ना कंज्यूम। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक किसका? लिथियम का। लिथियम के पास तो एक ही है, 4 हो गए बराबर सारे इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है ना, ये एक तो ये रहा वैकेंट ऑर्बिटल किसका? लिथियम। इस लिथियम का वैकेंट और इस लिथियम का वैकेंट कितने हो गए? दो। समझ में आई बात? तो हमारे पास में सेंटर कितने हुए? एक, दो, अरे ये तो खाली है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। एक, दो, तीन, चार। कितने सेंटर हो गए? 4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? ये नहीं काउंट करोगे तो टर्मिनल हो गए ना। अरे ये तो टर्मिनल हो गए। ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितने? 2। ठीक है, प्रत्येक लिथियम के पास में कितने ऑर्बिटल हैं? खाली 2। दोनों पार्टिसिपेट। इसी प्रकार इस कार्बन के साथ भी ऐसा ही होगा। इस लिथियम का एक खाली, ठीक है, और एक इस लिथियम, कोई सी भी लिथियम का ले लो, 2 खाली रहेंगे और एक क्या रहेगा? बॉन्डिंग, प्योर बॉन्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो आपके पास में इसमें, इस वाले में भी वही चीज पाई जाएगी, इस वाले में भी वही और इस वाले में भी वही। ठीक है, अपने को तो एक कार्बन पे देखना है ना, सब पे थोड़ी देखोगे। तो कितने हैं सेंटर? कितने हैं इलेक्ट्रॉन? कितने हैं? हाँ, ये इससे और समझ लो। ठीक है, देखो, आपके पास में सफेद गोले दिख रहे हैं आपको, इनको क्या मानो आप? बहुत बढ़िया, क्या मानोगे? समझ में आई बात? काले गोले दिख रहे हैं ना, उनको क्या मानो? कार्बन। लिख दूं कार्बन, एक दो पे लिख देता हूं। ये देखो, ये फलक है ना, इधर जा रहा है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर है ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, अब देखो, ये क्या है आपके पास में? ये वाले लिथियम, ये भी क्या है? लिथियम, और ये भी क्या है? लिथियम। अब अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है, कार्बन से लिथियम जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मान लो ये तो क्या बना रहे? प्योर सिग्मा बॉन्डिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो गए और 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। ये वाले जो बना रहे हैं ना, ये वाले, ये क्या कर रहे हैं? ब्रीजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रीजिंग। तो एक लिथियम के पास, एक लिथियम के पास आप देखोगे, देखो ये लिथियम जो आपके पास में है, उसके पास में कितने ऑर्बिटल रहेंगे वैकेंट? 2। कितने वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे?
2। और वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे? ब्रीजिंग में। तो ये जो है ना, ये वाले टिम किसी लगा दी मैंने, ये किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ब्रीजिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ब्रीजिंग। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 और एक खुद कार्बन हो गया। सेंटर कितने हो गए? 4। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने इसमें? 2। तो क्या बोलोगे? 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? सिस्टम। समझ में आ गया बात? ठीक है। तो आपके पास में ये जो है ना, ये वाला देखो, ये तो जुड़ गया इससे लिथियम और कार्बन, और कार्बन से 3 क्या जुड़ गए? हाइड्रोजन। और ये 2 क्या है? वैकेंट। ये किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ब्रीजिंग में। ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, एक लिथियम का और एक कार्बन का। तो ये 3 किस में गए? टर्मिनल हाइड्रोजन में गए ना। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए? 2 ही हुए। और ये क्या है आपके? लिथियम के खाली। ठीक है। तो 4 ही तो हो गए। देखो 1 2 3 4। ठीक है। ये तो लिथियम के खाली ऑर्बिटल हो गए। अरे ये दूसरे लिथियम के आएंगे ऐसे, इसी के नहीं होंगे तो 4 नहीं होंगे फिर ऐसे। तो 1 2 3 4 हो गए। तो 4 सेंटर हो गए और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रक्चर होती है इसकी। कार्बन, टर्मिनल हाइड्रोजन, और इस लिथियम के पास में 2 ऑर्बिटल है खाली। इस लिथियम के पास भी 2 है। इस लिथियम के पास भी कितने हैं? 2 ऑर्बिटल खाली। समझ गए बात? ठीक है। ये भी 4 से जुड़ा हुआ है। देखो इधर 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 और इधर जुड़ा हुआ है। आपको सिर्फ एक कार्बन पे समझाना है कि इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं इसमें? 2। और सेंटर कितने होते हैं? 4। ठीक। ये हो गया। थ्योरी में तो वही लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम AlCl3 जो होता है, AlCl3, ये भी किसके रूप में पाया जाता है? डाइमर के रूप में। किसके रूप में? डाइमर के रूप में। ठीक है। तो डाइमर के रूप में पाया जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें भी आपके पास में कौन सा सेंटर होगा भाई? इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। इसमें भी कौन सा सिस्टम होगा? 3 सेंटर। देखो सेंटर कितने हैं? 1 2 3। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट होंगे? 2। ये नहीं समझ में आता है तो एल्यूमिनियम को देखो, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 ही होते हैं वैलेंस सेल में। 1 2 3। बोरॉन वाली फैमिली में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 3 लिख दिए मैंने। अब एक Cl जुड़ जाएगा, एक Cl ये जुड़ गया, एक Cl ये जुड़ गया। देखो AlCl3 है, 1 2 3। एक जो Cl जुड़ेगा ना, वो किससे जुड़ेगा? वैकेंट ऑर्बिटल से। तो इसका मतलब ये खाली ऑर्बिटल भी क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। किस में पार्टिसिपेट करेगा? ब्रिजिंग में पार्टिसिपेट करेगा। जस्ट लाइक कैसे? डाइबोरेन की। तो इसमें भी क्या होगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा। ठीक है। ये भी जस्ट लाइक कैसे आएगा? डाइबोरेन की तरह आएगा। ठीक। वैसे बताऊंगे डाइबोरेन की तरह बताना है? बोलो। नेक्स्ट। बाकी तो सिंपल है ये भी। देखो बेरिलियम क्लोराइड है BeCl2। अब इसमें भी 3 स्टेट में पाया जाता है ये। किस किस में? एक तो ठोस अवस्था में, ठीक है, एक वाष्प, ठीक, और एक लिक्विड। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास में ठोस अवस्था में जब होता है ये, क्या होता है? ठोस अवस्था में। देखो
कई जगह ये क्या है कि इसमें ऐसे भी दे रखा होगा, Cl के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर। क्या होते हैं, लोन पेयर। कितने होते हैं, ऐसे होते हैं। यदि एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से दर्शा रखा है ऐसे, इससे दर्शा रखा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से दर्शा रखा है, तो आप क्या कहोगे, कितने सेंटर हैं, सेंटर तो 3 है, परंतु इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट करेंगे फिर, क्या। ठीक है, यदि किससे दर्शा रखा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, क्योंकि लोन पेयर है ना Cl के पास में, लोन पेयर दे देगा। ठीक है, लोन पेयर दे देगा, तो एक तो ये प्योर बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, और इसके कितने कोऑर्डिनेशन में जाएंगे फिर, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे फिर, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि पढ़ाया होगा, जब बताया भी होगा, यदि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में है कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात। और यदि सिंपल दिखा रखा है ना, कोऑर्डिनेशन से नहीं दर्शाते हो, तो फिर आप 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोलोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से दर्शाने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिर, 4। अरे देखो, 2 तो ये हो गए, कितने हुए, 2। और ये कोऑर्डिनेशन से मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन गए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कोऑर्डिनेशन से गए। इसके पास लोन पेयर है ना, तो 2 ये हो गए, तो कितने हो गए, 4। तो 1 2 3, 3 तो क्या हो गए, सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि किससे दर्शा रखा है, कोऑर्डिनेशन से, जैसे ये रहा, इसको आराम से समझ सकते हो आप, कोऑर्डिनेशन से इसमें दर्शाना चाहो तो। अब ये किसकी बात है, ये वाष्प की। किसकी बात है, वाष्प की। वाष्प अवस्था में, वेपर अवस्था में किसके रूप में पाया जाता है, द्विवलक के रूप में। इसको तो क्या बोलोगे आप, पॉलीमर। बहुत सारी जुड़ी हुई है ना। द्विवलक का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल, ओनली 2। और बहुलक का मतलब होता है कई सारे मॉलिक्यूल जुड़ते जाए ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, बहुलक बोलते हैं। तो इसमें यदि अपन बात करें, तो ये किसके रूप में पाया जाता है, डाइमर के रूप में। तो डाइमर के रूप में पाया जाएगा, तो आपके पास में देखो BeCl2 ऐसे होता है, BeCl2। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर बना रखी है, कैसे बना रखी है, देखो ऐसे बना रखी है इसने, BE, ये रहा B, और ये रहा Cl। ठीक है, और ये रहा। ठीक है, इसके बाद में क्या आया, और B आया, ये क्या बनाएगा, Cl, और इधर Cl। अब देखो ब्रिजिंग कैसे बनेगी, ये ब्रिजिंग हो गई, और ये भी क्या हो गई, ब्रिजिंग हो गई। ठीक है, तो किसके रूप में पाया जा रहा है, ये डाइमर के रूप में। कब पाया जाएगा, वाष्प में। ठीक है, और इसमें भी यदि आप ऐसे लिखते हो, इसको कोऑर्डिनेशन के रूप में दर्शाते हो, इसके रूप में, कोऑर्डिनेशन के रूप में दर्शाते हो, तो फिर आप क्या बोलोगे, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, सही है पक्का। हाँ, 1। और पी में भी कितना आएगा, कब की बात है, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था की बात है। ठीक, तो हमारे पास में क्या जुड़ गया, Cl। आजा,
डिबेट का मतलब है, जैसे मान लो टॉपिक पहले से दिया जाएगा। जैसे मान लो आप पूछे कि, पहले सुनो, जैसे मान लो अपने को फोन पे बोलना है, तो कुछ उसके अच्छे भी उपयोग है, कुछ डिसएडवांटेज में कुछ एडवांटेज है, तो उस पर डिबेट हो गई। ठीक है, तो डिबेट का मतलब है किसी भी टॉपिक पे बोलना। ठीक है, एक जैसे आपने कभी संसद देखिए, देखिए समाचार पढ़ते हो, डिबेट्स होती है जब टीवी पे। ठीक है, तो डिबेट वो वाली करनी है। ठीक है, एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष। या फिर बोल सकते हैं एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी, वो चलती है ना डिबेट वो वाली। तो कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है? बोलने में फिर डिबेट में पार्टिसिपेट करोगे तो करोगे क्या? अरे हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसी की क्लास की है। अरे इधर आ। एक तो तुम हो गए, नाम की लिख रही है, कौन कौन से हैं? डिबेट में नहीं लो क्या? कोई भी नहीं लो। देखो यदि कोई लेगा तो फिर लिखवा देंगे नाम, है ना। ठीक है, यदि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से दर्शाओगे तो क्या बोलोगे? फोर सेंटर, सॉरी थ्री सेंटर। अब एक होता है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, 1200 केल्विन टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे BeCl2 किसके रूप में पाया जाता है? एक लक के रूप में। एक लक का मतलब सिंगल। ठीक है, तो सिंगल का मतलब फिर BeCl2 लीनियर पाया जाएगा। कब पाया जाएगा ये? हाई टेम्परेचर पे। तो देखो, ठोस अवस्था में तो किसके रूप में पाया जाता है? पॉलीमर के रूप में, बहुलक के रूप में। वाष्प अवस्था में डाइमर के रूप में। और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे किस में पाया जाता है? एक लक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए बात? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, बंद ऊर्जा और बंद सामर्थ्य क्या होता है। देखो, तो बंद ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास में A प्लस B है। ठीक है, किसी बॉन्ड को बनने में एनर्जी रिलीज होती है या फिर आप देते हो? क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, A B, और ऊर्जा क्या होगी आपके पास में? रिलीज होगी। किसी बॉन्ड को बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? बॉन्ड एनर्जी। या फिर किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? उस बॉन्ड की बंद ऊर्जा कहलाती है। जैसे मान लो ए है और ये भी है, बोले तो मैं इसको ब्रेक करूंगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा क्या करूंगा? दूंगा यहां पे। तो किस में ब्रेक होगा? ए प्लस बी में ब्रेक होगा।
इसको क्या बोलते हैं अपन, किसी की बंद की बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एसेंशियल एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ये तो क्या हो गई डेफिनेशन। ठीक, अब इसमें आप दो प्रकार से पढ़ते हो, एक तो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एक क्या होती है बॉन्ड एवरेज एनर्जी। क्या होती है एवरेज एनर्जी। तो देखो आपके पास में जो होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल होता है, होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है H2O2, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं होमोडाइएटोमिक। और पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, अरे एक दो से ज्यादा एटम होते हैं, जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो होती है होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि एक ही बॉन्ड होता है तो डिसोसिएशन एनर्जी भी वही आएगी और बॉन्ड एनर्जी भी क्या आएगी, वही आएगी। ठीक है, अलग कब आती है, जब आपके पास में मॉलिक्यूल को आप क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, तो अपन दो एनर्जी पढ़ते हैं, एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एक क्या होती है एवरेज बॉन्ड एनर्जी। जितना ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी की अपने को क्या रिक्वायर होगी, जितनी बढ़िया ओवरलैपिंग होगी। जैसे मान लो मैं एक तो एच एच बंद को तोड़ूं और एक मैं क्या तोड़ूं, एच आई बॉन्ड को तोड़ूं, तो आयोडीन का साइज बड़ा है ना तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और एच एच को बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आपको एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। जितना अधिक मजबूत बॉन्ड होगा, जितना अधिक मजबूत बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी, या फिर जैसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो उतनी ज्यादा एनर्जी उसको रिक्वायर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को अपन किससे व्यक्त करते हैं, डी से। किससे व्यक्त करते हैं, डी से। अब मान लो किसी विशेष पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसके किसी विशेष बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एसेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। जैसे आप ब्रेक कर रहे हो किसको, H2O को, तो H और OH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, H और OH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, 118 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, यदि आपने क्या बॉन्ड ब्रेक किया, H और ब्रेक किया तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता हो रही है आपको, 100 किलो कैलोरी। दोनों की अलग अलग हो रही है ना, इसलिए हो रही है। आप इधर तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम को क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। इधर अब इस ऑक्सीजन पे क्या है, रेडिकल, इस रेडिकल वाली स्पीशीज को आप ब्रेक कर रहे हो तो दोनों की सेम एनर्जी थोड़ी आ सकती है भाई। आप OH और H बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, इधर ऑक्सीजन और H बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, तो दोनों की सेम एनर्जी थोड़ी आएगी, क्या आएगी, अलग अलग। ठीक है, आप सेम एटम को ब्रेक कर रहे हो ना तो डिसोसिएशन और एवरेज बॉन्ड एनर्जी दोनों बराबर आएंगी। ठीक है, यदि अलग अलग को ब्रेक कर रहे हो तो फिर एनर्जी क्या आएगी, उसकी अलग अलग आएगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों में वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, उस बंध की डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, या फिर नॉर्मली आप बोल सकते हो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए नॉर्मल, यदि आपके पास में क्या है ओनली डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आप क्या बोल सकते हो, किसी एटम किसी मॉलिक्यूल को, ठीक है, ब्रेक करने के लिए आवश्यक एनर्जी क्या कहलाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। जैसे आप बॉन्ड हाइबर साइक्लिंग में पढ़ते हो ना कि हाफ Cl2 है तो कितनी एनर्जी देते हो, D/2। ठीक है, यदि Cl2 है तो कितनी एनर्जी देते हो, D बोलते हो। ठीक,
तो वो क्या होगी, डिसोसिएशन एनर्जी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल को परमाणुओं में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बटे उसमें बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड। H2O है, मान लो कि मेरे पास में H2O है, मान लीजिए, देखो ये मॉलिक्यूल है, इसको पहले किस में ब्रेक किया आपने, O रेडिकल प्लस H रेडिकल, ये तो किया था अपन ने। फिर उसके बाद में क्या किया आपने, O रेडिकल इसको ब्रेक किया तो किस में आया, H रेडिकल, ये तो कन्वर्ट हुआ था। अब मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, एटम में कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए जो एसेंशियल एनर्जी है, मान लो कितनी आई, 218 आई, मान लो कितनी आई, 218। मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, एटम में। तो उसके लिए एसेंशियल एनर्जी मान लो मेरे पास में कितनी आई, 218, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉन्ड संख्या कितनी है इसमें, H2O में 2, और एक और अणु में बंद संख्या कितनी है, 2, तो डिवाइडेड बाई, तो कितनी वैल्यू आई, कितनी आई, 109। तो इस मॉलिक्यूल, मान लो ऐसे कैलकुलेट करनी है, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि मान लो अणु को परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बटे क्या आ गई आपके पास में, अणु में बंद संख्या। मान लो यहां पे H2 होता, H2 होता, तो इसके लिए मान लो ब्रेक करने के लिए मेरे को एनर्जी 435 किलो कैलोरी प्रति मोल चाह रही है मेरे को, ठीक है। तो इधर बताता हूं, मान लो मेरे पास में H2 है, ठीक है, और इसको ब्रेक करने के लिए मेरे को एनर्जी की आवश्यकता कितनी है, 435 मान लीजिए किलो कैलोरी प्रति मोल चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्या है, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी भी निकालो, तो इसको परमाणुओं में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी कितनी थी, 435, तो 435 लिखोगे। नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, 1, तो वैल्यू कितनी आई, बताओ। अब एवरेज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या आएगी, इक्वल आएगी। समझ गए बात। चेंज कब आएगा, जब मॉलिक्यूल होगा, जब चेंज कब आएगा, मॉलिक्यूल होगा जब। समझ गए बात। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एवरेज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बराबर होती है, ठीक है। चेंज कब आएगी, जब आपके पास में क्या हो, मॉलिक्यूल हो, जैसे H2O हुआ, NH3 हुआ, इनके लिए क्या आएगी, अलग आएगी वैल्यू। समझ गए बात, ठीक, क्लियर, ठीक है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परमाणु आकार, ठीक है, परमाणु आकार, ठीक। अब ऐसे क्या करेंगे, एक क्लास में पढ़ा करेंगे और दूसरी क्लास में जो पढ़ाया है उसी को याद करके आया करो, ठीक है। अब तो याद कर लोगे ना, करंट तो याद रहेगा ना एक दिन पहले का, ठीक। फिर उसमें अब गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए बात। उसी दिन पूछ लेना मेरे को नहीं आया, दोबारा बता दो, है ना। फिर दूसरे दिन कहो कि कल तो मेरे समझ में नहीं आया, मैं लिख ही नहीं पा रही या नहीं लिख पा रहा, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट है परमाणु आकार, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको कि मॉलिक्यूल का आकार जितना छोटा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे H2,
HCl, HBr और HIA। हाइड्रोजन का आकार क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। आयोडीन का साइज क्या है, बहुत बड़ा, तो जल्दी ब्रेक करेगा, H+ जल्दी बाहर निकल जाएगा, तो लेट कहां पे बॉन्ड टूटेगा, यहां पे, तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां पे होगी, H2। बस Cl का थोड़ा सा साइज बड़ा है, फिर उसके बाद में Br का थोड़ा साइज बड़ा है, फिर आयोडीन का थोड़ा साइज बड़ा है, ठीक है। तो बड़े आकार वाले परमाणु की तुलना में छोटे आकार वाले परमाणु क्या है, प्रबल बंध बनाते हैं, ठीक है। वो ऊपर लाइन लिखी हुई, मैं नीचे चेंज कर दी, ठीक है। तो इनकी साइज छोटी होगी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की क्या करेंगे, अपन को रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, बंद ऑर्डर। बंद ऑर्डर क्या है आपके पास में, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर, ठीक है, बंध सामर्थ्य भी क्या होती है, बढ़ती है। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, अरे एक तो मैं सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करूं, एक 3 बॉन्डों को ब्रेक करूं, तो मेरे को एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होगी, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए मेरे को ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसके बाद में डबल को, फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन देखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कार्बन का sp, इसका sp2, इस वाले कार्बन का sp3। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जहां पे लगा हुआ है उसका संकरण क्या होता है, sp3 होता है। अब आपको ये पता है कि इसमें करैक्टर कितने, 50% करैक्टर किसके हैं, S के, और 50% P के। तो बंध सामर्थ्य किसकी रहेगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इस कारण आपके पास में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी की कहां रिक्वायरमेंट होगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड।